नमस्कार दोस्तों, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच में फिर से विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को लेकर उपस्थित हुआ हूं और एक शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोड के साथ कि सफलता की खास बात यह होती है कि यह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोग भी निरंतर मेहनत करते रहिए, ज़रूर एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी को। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती? तो जानते हैं आप ध्वनि किसे कहते हैं। ध्वनि एक ऐसा माध्यम है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में संचरित होती है। ध्वनि एक प्रकार का कंपन है या विक्षोभ है। ध्वनि किसको कहते हैं? एक प्रकार के कंपन या विक्षोभ को हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। लेकिन हम खास तौर से ध्वनि या कंपन या विक्षोभ को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। लेकिन हम ध्वनि उसी को मानते हैं जो मानव के कानों तक सुनाई देती है। ध्वनि हम उसी को मानते हैं जो मनुष्य के कानों तक सुनाई देती है, उसी को हम ध्वनि कहते हैं। ठीक है, यह ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों में संचरित होती है। और देखिए इसमें ऑप्शन क्या दिया गया है। इसमें गैस दिया है, बिल्कुल सही है, इसमें संचरित होती है। द्रव में भी संचरित होती है। धातु यानी ठोस, कोई ठोस होगी वही धातु होगी, तो धातु में भी ध्वनि का संचरण होगा। लेकिन निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। निर्वात में ध्वनि की चाल जो होती है 0 होती है। ठीक है, निर्वात में ध्वनि की चाल 0 होती है। इस प्रकार से यही उत्तर आपका सही हो जाएगा। और बाकी ठोस, द्रव, गैस में ध्वनि का चाल होता है। सबसे ज़्यादा किसमें होता है? तो धातुओं में होता है, सबसे ज़्यादा ठोस में होता है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? पहला है निर्वात, दूसरा है लोहा, तीसरा है पानी, चौथा है वायु। देखिए ध्वनि की गति जो होती है वो किसी वस्तु के जो है प्रत्यास्थता के गुण के कारण होती है। अगर कोई वस्तु जितनी ज़्यादा प्रत्यास्थ होगी उतना ही ज़्यादा उसमें ध्वनि का संचरण तेजी से होगा। जैसे प्रत्यास्थ किसे कहते हैं? जैसे कोई वस्तु को अगर हम खींचने पर फैल जाती है फिर वो पुनः अपनी अवस्था में आ जाती है, ऐसे गुण को क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता कहते हैं। जैसे रबड़ बैंड हुआ, रबड़ बैंड को हम खींचेंगे तो उसके बाद फिर पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगा। इसी गुण को क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ गुण कहते हैं। प्रत्यास्थता पर निर्भर करता है और उसके घनत्व पर निर्भर करता है। ध्वनि की चाल जो है प्रत्यास्थता तथा जो है उसके घनत्व पर निर्भर होता है। जिसमें प्रत्यास्थता का गुण ज़्यादा होगा ध्वनि की चाल उसमें अधिक होगी। जिसमें प्रत्यास्थता का गुण कम होगा और घनत्व उसका कम होगा तो उसमें ध्वनि की चाल सबसे कम होगी। तो आप लोग को बताया अभी निर्वात में ध्वनि की चाल जो होती है 0 मीटर प्रति सेकंड होती है, यानी इसमें निर्वात में ध्वनि की चाल जो है 0 होती है। अगला है लोहा। लोहा में 5130, इसको फैक्ट याद रखिएगा, 5130 मीटर प्रति सेकंड होती है लोहे में ध्वनि की चाल, यानी किसी भी धातु में ध्वनि की चाल इतनी होती है। अगला है पानी यानी जल में ध्वनि की चाल 1493 मीटर प्रति सेकंड, 1493 मीटर प्रति सेकंड पानी में ध्वनि की चाल होती है। वायु में होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। तो सबसे ज़्यादा किस में हुई? सबसे ज़्यादा लोहे में। लोहे में आप लोग जानते हैं कि प्रत्यास्थता का गुण सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आप लोग देखे होंगे कि जब लोहे में कोई चीज़ बनाया जाता है तो उसको गर्म करके पीटा जाता है तो फैल जाती है। लेकिन आप अगर उसको जो है फिर से गर्म करके उसको अपनी प्रारंभिक अवस्था में लाएंगे तो फिर पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। इसलिए लोहे में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो आपका उत्तर यही हो जाएगा। इस सबको याद रखिएगा। इसमें 5130 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ध्वनि की चाल गमन करती है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्या है। चलिए दोस्तों, अगला है एफएम प्रसारण बैंड के बीच होता है। एफएम प्रसारण बैंड के बीच होता है एचएफ रेंज, यानी हाई फ्रीक्वेंसी। एचएफ का मतलब हो गया हाई फ्रीक्वेंसी, HIGH, हाई फ्रीक्वेंसी। इसका फुल फॉर्म है एचएफ का। बीएचएफ मतलब
वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, UHF मतलब अंडर हाई फ्रीक्वेंसी। अगला है डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। तो इसमें क्या होगा, FM प्रसारण बैंड में इसकी रेंज जो होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है 30 मेगाहर्ट्ज से MHz, इसको पढ़ते हैं मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक FM का प्रसारण होता है। आप लोग FM रेडियो चलाए होंगे तो आप लोग देखते होंगे उसमें 30 से 300 हर्ट्ज तक बना रहता है। उसका जो सुई होती है आप लोग देखे होंगे 30 से 300 मेगाहर्ट्ज तक बना रहता है। तो इसकी जो है ये वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज के अंतर्गत FM प्रसारण बैंड का जो इसका प्रसारण के बीच की जो बैंड के बीच की जो रेंज होती है वो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी होती है। अगर पूछा जाए मोबाइल की कितनी होती है, मोबाइल की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, कितने हर्ट्ज से कितने हर्ट्ज के बीच, तो अगला आपका हो जाएगा 800 से 1900 मेगाहर्ट्ज के बीच में इसकी जो है फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोबाइल की हो गई 800 से 1900। अगला, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, पराध्वनि गति का मापांकन किस इकाई से होता है? पराध्वनि गति का मापांकन किस इकाई से होता है? ऑप्शन 1 है मैक, दूसरा है नॉट, तीसरा है रिक्टर, चौथा है हर्ट्ज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मैक। एक मैक जो होता है पराध्वनि की इकाई होती है। ये जो है इसको सुपरसोनिक स्पीड भी कहते हैं। सुपरसोनिक स्पीड का मात्रक जो होता है वो मैक होता है। एक मैक का जो एक फार्मूला होता है, मैक होता है मैक बराबर ध्वनि की चाल। मैक बराबर होता है वस्तु की गति बटे माध्यम में ध्वनि की चाल। मैक बराबर यही फार्मूला होता है, वस्तु की गति बटे माध्यम में ध्वनि की चाल। ये सुपरसोनिक स्पीड को बताता है। नॉट क्या होता है? नॉट जो है चाल का मात्रक है। नॉट जो है चाल का मात्रक है जो कि समुद्री मीलों को मापने में किया जाता है। एक जो है एक नॉट बराबर होता है 1.852 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी एक समुद्री मील बराबर जो होता है वो एक नॉट के बराबर होता है, जिसका किलोमीटर में अगर देखा जाए तो 1.852 किलोमीटर प्रति सेकंड को हम एक नॉट के बराबर गिनते हैं। रिक्टर जो है भूकंप मापी है। भूकंप जो है जिसके द्वारा मापा जाता है, भूकंप का पैमाना है क्या? रिक्टर, जिससे भूकंप की तीव्रता को नापा जाता है। भूकंप की तीव्रता को ये बताता है ये रिक्टर। अगला है हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या है? ये आवृत्ति का मात्रक है। आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज है। ठीक है, तो आपको इसका जवाब मिल गया। पराध्वनि जो है गति, इसकी जो है किसकी इकाई है? तो मैक की इकाई है। और एक मैक बराबर होता है वस्तु की गति बटे माध्यम में ध्वनि की चाल। चलिए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों, अगला है भैया, अगला क्या है? एक वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। पहला है द्रव्य का घनत्व, दूसरा है पृष्ठ तनाव, तीसरा है गुरुत्व, चौथा है वायुमंडलीय दाब। देखिए, गुरुत्व जो है पृथ्वी के जो आकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, उसके गुण को क्या बोलते हैं? गुरुत्व बोलते हैं। वायुमंडलीय दाब क्या होता है? वायुमंडल के द्वारा लगाया गया दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इसका मात्रक जो है पास्कल होता है। द्रव्य का घनत्व ये कोई मायने नहीं रखता। अगला है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव जो होता है यह किसी वस्तु को सूक्ष्मतम अवस्था में लाने का प्रयास करता है, और एक गोलाकार माध्यम ही है जो किसी वस्तु को छोटा सूक्ष्मतम अणुओं में कन्वर्ट करता है। इसलिए वर्षा की बूंद जो होती है वो अपने सूक्ष्मतम, जब ऊपर से गिरती है वर्षा का जल, तो अपने वो सूक्ष्म रूप से जमीन पर गिरने का प्रयास करती है, और इस गुण को इसको क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसीलिए वर्षा की बूंदें जो है गोलाकार आकृति की दिखाई पड़ती हैं। इसका राइट जवाब है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें जो है आपकी गोलाकार आकृति की दिखाई देती हैं। चलिए अगला देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब
ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो इसका क्या जवाब है? देखिए, जब बुलबुला बनता है तो बुलबुला तभी बनेगा जब हम जो प्रेशर है उसका वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा, तभी जाके बुलबुले का निर्माण होता है। यानी वायुमंडलीय दाब से अधिक जब होगा कोई किसी चीज़ का, तभी जो है बुलबुला का निर्माण होगा। तो साबुन का बुलबुला यानी वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, यही इसका जवाब सही है। अगर उसका वायुमंडलीय दाब से कम होगा तो बुलबुला का निर्माण होगा ही नहीं, इसलिए जवाब गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। इसका सही जवाब है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, यही आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है। बादलों का वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? तो अब पहला ऑप्शन है वेग, दूसरा है घनत्व, तीसरा है ताप, चौथा है दाब। तो बादलों का वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? घनत्व है। घनत्व किसे कहते हैं? किसी एक निश्चित आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या को उसका घनत्व कहते हैं। अर्थात किसी निश्चित आयतन में कितना ज़्यादा अणु उपस्थित है या उसकी मात्रा को दर्शाता है। तो वायुमंडल में बादलों का तैरने का कारण यही है कि ये बहुत सघन रूप से एक जटिल मतलब अणुओं के रूप में संघनित होते हैं। संघनित होकर के क्या करते हैं? बादलों का निर्माण करते हैं और जिसके संघनन के फलस्वरूप इसमें वर्षा होती है। ठीक है, बादलों का यही कारण है, इसका घनत्व तो ज़्यादा होता है, इसलिए वायुमंडल में तैरते हुए प्रतीत होते हैं। वेग का फार्मूला क्या है? मीटर प्रति सेकेंड। और आपका जो है ताप का केल्विन होता है, ताप का केल्विन, दाब का पास्कल। चलिए अब आप बताइए जो है त्वरण का फार्मूला क्या होता है? त्वरण का फार्मूला क्या होता है? आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। त्वरण का फार्मूला क्या होता है, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है। लोहे की कील पारे Hg, जिसका फार्मूला होता है Hg, पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? तो इसका पहला ऑप्शन है लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी से कम होती है। अगला है लोहे का भार पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। अगला है लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। अगला है पारा पानी से भारी होता है। अभी आप लोग को मैंने बताया कि बादल क्यों तैरते हैं, क्योंकि उसका घनत्व ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ऐसे ही एक प्रकार से इसको भी जान लीजिए। लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है, और किसी में घनत्व की बात नहीं की गई है। अगर ऑप्शन देखेंगे आप, और किसी में घनत्व की, इसमें रासायनिक क्रिया की बात की गई है, जो कि नहीं सही है। इसमें भार का बात किया गया है, इसमें ही घनत्व है, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है, यानी कोई वस्तु तभी डूबेगी जब उसका घनत्व किसी से ज़्यादा होगा। अगर पानी से घनत्व लोहे की कील का ज़्यादा है इसलिए वो डूब जाती है, और पारे से कम है इसलिए वह पारे में नहीं डूबती है। यही आपका उत्तर सही हो जाएगा, और ये भी ऑप्शन आपका गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, यानी एक गिलास पानी है, इसमें एक बर्फ का टुकड़ा ऐसे तैर रहा है। ठीक है, बर्फ का टुकड़ा है और ये पानी है, तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो बर्फ के स्तर पर मतलब पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसमें बर्फ नहीं होगा, पानी होगा। पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे देखिए बर्फ का टुकड़ा यहाँ तक तैर रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपका बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। ये भी जो है बर्फ का टुकड़ा भी आयतन घेरे हुए है, पहले से ऑटोमेटिक ये आयतन अपना घेर चुका है। अगर ये पिघलेगा तो भी जल का स्तर इतना ही रहेगा जितना पहले है। अगर मान लीजिए आप ये बर्फ पिघल गया, ये गिलास है आपका, और अगर पिघल गया तो भी बर्फ का स्तर, पानी का स्तर उतना ही रहेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उतना स्थान घेर चुका है। तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला है बढ़ेगा, दूसरा है कम होगा, तीसरा है उतना ही होगा, चौथा है पहले बढ़ेगा फिर कम होगा। तो इसका जवाब क्या है कि उतना ही रहेगा, जितना जल स्तर है उसका उतना ही रहेगा, क्योंकि वो पहले से ही ऑटोमेटिक अपना स्थान
घेर चुका है, इसलिए आपका उतना आयतन वो पहले से घेरा है। पिघलने के बाद वही स्थान पानी के ग्रहण कर लेगा और उतना ही उसका स्तर रहेगा। और यदि पानी का बर्फ़ में कन्वर्ट होता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। आप कभी देखिए, जब आप फ्रिज में आप पानी रखे हैं, जब वो बर्फ़ बन जाता है, कभी कभी आपका बोतल फट जाता है। क्यों फट जाता है? क्योंकि उसका आयतन बढ़ जाता है। इसलिए आप अगर पानी से बर्फ़ में कन्वर्ट होता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए दोस्तों, आज का जो है अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन है आज का 10वां क्वेश्चन। आज हम 10 ही क्वेश्चन को कर रहे हैं। इसका क्या है? जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है, यानी वो नदी सागर मतलब आप समुद्र समझिए। सागर मतलब तालाब नहीं, सागर मतलब समुद्र। सागर मतलब आपका समुद्र हुआ। जब कोई जहाज जो है नदी से समुद्र में, क्योंकि नदी की अपेक्षा समुद्र का घनत्व ज़्यादा होता है, इसलिए अगर कोई जहाज नदी से समुद्र में जा रहा है तो उसके घनत्व ज़्यादा होने के कारण क्या होगा? वह ऊपर उड़ जाएगा। यानी जो पहले ज़्यादा गहराई में तैर रहा था वो थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या है? वह कुछ ऊपर उठता है, वह कुछ नीचे जाता है, वह उसी तल पर रहता है। डी ऑप्शन है, वह डूब जाता है। तो इसका सही जवाब क्या है? अगर नदी से समुद्र में जा रहा है तो उसका जो है वह कुछ ऊपर उठ जाएगा, यही ऑप्शन सही है। अगर समुद्र से नदी में जाता तो क्या होता? वह कुछ नीचे दब जाता। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या हुआ? वह कुछ ऊपर उठ जाता है। दोस्तों, आज के इसी प्रश्न के साथ हम अपने प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।